जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे एकदम अच्छे होंगे, शानदार होंगे, बेहतरीन होंगे। और अगर साथी कुछ अच्छा नहीं है तो मैं विश्वास करता हूं कि आप एक दिन अपनी मेहनत के दम पर सब कुछ अच्छा करेंगे और एक दिन सब अच्छा होगा। तो आप लोग जानते हैं साथी, एक इंतजार के बाद में 3 बजे का प्रैक्टिस सेशन, जिसकी एक विशेष पहचान सभी वनडे एग्जाम्स के लिए रही है और बीच के गैप के बाद में फिर से शुरू हो रहा है। टारगेट है हमारा कि हम आज से शुरू करके हर मंडे टू सैटरडे 40 सेट तक इस सीरीज को हम चला के रखेंगे। सीरीज का नाम है साथी नायक सीरीज। और मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि आपके एग्जाम, जो भी 2024 में एग्जाम, अपकमिंग एग्जाम आप देने वाले हैं, चाहे सीपीओ, सीजीएल हो, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, आरपीएफ हो, या आपका स्टेट का कोई एग्जाम जो आप देने वाले हैं, वहां पर ये नायक सीरीज आपको साथी नायक बनाएगी। और एक नायक बनने के लिए आप लोगों को पता होना चाहिए, आपके अंदर कुछ गुण होने चाहिए, जो छात्रों के अंदर गुण होने चाहिए, जिनमें से सबसे प्रमुख गुण होता है साथी एकाग्र होना। बहुत जरूरी है। एकाग्र मतलब आप लोगों का ध्यान लगाना बहुत जरूरी है कि हम ये 40 सेट तक बने रहेंगे या नहीं रहेंगे। जिसको ये जर्नी छोड़नी है वो आज ही छोड़ देगा, और अगर जो आज बना रहेगा तो वो साथी 40 दिन, यानी कि ये हमारा रोज 1.5 घंटे, 60 घंटे का प्रॉमिस मैं आपसे कर रहा हूं कि चीजों को मैं आपको डिलीवर करूंगा। आज हो सकता है कि हम बातें करें इस सेट के बारे में कुछ, तो चीजें ऐसा होगा कि कंटेंट शायद थोड़ा कम हो सकता है, क्योंकि हमारे पास इसके लिए 1.5 घंटा रहेगा। उसको हम कभी 1 घंटा 35 मिनट और कभी 1 घंटा 25 मिनट भी रखेंगे, वो कम ज्यादा हो जाएगा साथी। तो आप लोग इसके लिए कितने उत्साहित हैं, मैं एक बार आप सब लोगों के थम्स अप देखना चाहता हूं कि हाँ, आप एक एनर्जी से इसको करने आए हैं। और जीएस के उस डर को कि जी मेरा स्कोर नहीं हो पाता, मैं बाकी सब्जेक्ट्स अच्छे कर लेता हूं, जीएस में मेरा स्कोर जो है वो कम हो जाता है, उसको साथी एनहेंस करने के लिए, बढ़ाने के लिए ये सेट आपका आया है। तो ये तो बातें हुई कि जो कॉन्फिडेंस मुझे आपको देना था, एकदम जरूरी कॉन्फिडेंस है, लेकिन सिर्फ मेरे कॉन्फिडेंस देने मात्र से बात नहीं बनती साथी। जरूरियत होगी आप लोगों को, सबसे ज्यादा जरूरत होगी हर रोज के रिवीजन की, हर रोज के साथी आप लोगों को उत्साह की, जो आपको कक्षा में बनाए रखेगा। साथ ही ऐसा होगा, शुरुआत की 10 कक्षाओं में शायद मटेरियल कुछ ज़्यादा हो, आपको शायद नोट्स बनाने में 2.5 घंटे तक भी लगे, लेकिन विश्वास मानना कि एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक जाने के लिए जीएस की एक क्लास, आप जब परीक्षा हॉल में बैठेंगे तो आपको याद आएगी कि ये जो आपने मेहनत की थी वो निरर्थक नहीं हुई, ये आपने सार्थक मेहनत की है और आप परीक्षा में साथी चमकेंगे। ये आपके भाई का आपसे वादा है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा दोस्त, आज आप लोग जानते ही हैं, छोटी सी बात आप लोगों से करनी है कि आज 1 मई है, और 1 मई को कौन सा दिवस आप लोग जीएस की क्लास में आएंगे तो एक्सपेक्ट करूंगा कि आप जानते होंगे। आप जानते हैं जी, वर्ल्ड लेबर डे है, विश्व श्रमिक दिवस आज मनाया जाता है। तो दोस्त, श्रमिकों की हालात आपको पता है कि श्रमिक 12 घंटे काम करता है अपनी फैमिली के लिए, और आप कंफर्ट जोन में रहते हो और 12 घंटे शायद पढ़ना मुश्किल है, लेकिन आप लोगों को पता है कि शायद अगर आज 12 घंटे मेहनत नहीं की तो कल 12 घंटे तो साथी काम करना पड़ेगा। तो चॉइस इज योर्स, ये आपकी इच्छा है कि आपको टिफिन ले जाकर के 12 घंटे लेबर के लिए काम करना है, या आप 12 घंटे पढ़ के अपने भविष्य को साथी, ये जो दौड़ है स्टूडेंट्स की, इसमें आप अपने प्लेस को जो रिजर्व कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, आप उसको सुरक्षित कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये आपके हाथ में होगा। तो जर्नी हमारी शुरू होगी आज के यहां से कि आप एक श्रमिक से, एक लेबर से एक नायक, एक हीरो बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे। ये मेहनत मैं आपके पक्ष में साथी पेश करता हूं, आपके पाले में गेंद है कि आप इसे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो एक बार बोलना कि भैया प्रॉमिस है, हम करके दिखाएंगे। और जब अगर आप मेरे साथ हैं तो साथी किसी भी कंटेंट को और इसी जीएस के घमंड को हमने हमेशा नीचा किया है। हर परीक्षा में, एसएससी का एग्जाम हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे सीपीओ, चाहे सीएचएसएल हो, विगत वर्षों की क्लासेस यूट्यूब पर हैं, पेपर आप लोगों के पास हैं, मिलान साथी कर सकते हैं कि हमने इसी जीएस को हमेशा नीचा दिखाया है। फिर से आपकी मेहनत इसको नीचा दिखाएगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, सुबह हम एक बार सीन 2 लगा देंगे। साथ ही ये सीन 2 पर आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर कुछ एग्जाम के नाम मैंने लिखे हैं। एग्जाम जैसे यहाँ पर सीजीएल है, तो सीजीएल में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्री मेंस 25 क्वेश्चन,
सीपीओ में साथी आपका 50 क्वेश्चन सिर्फ प्री में जीएस आती है आपका, सीएचएसएल 25 क्वेश्चन आपका, एमटीएस प्री 25 क्वेश्चन होंगे आपका, जीडी 20 क्वेश्चन, यूपी पुलिस 38 क्वेश्चंस, आरपीएफ 50 क्वेश्चन। क्योंकि आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत जरूरी है ये जानना। जैसे ग्रुप डी के लिए तो अभी अगर हम बात करें आपका और एनटीपीसी का, ये यहाँ पर ग्रुप डी के लिए 40 क्वेश्चन और सीबीटी 1 to 40 और 50 क्वेश्चन। यहां पर लिखा हुआ है साथी स्टैटिक का 25 में से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है सीजीएल में, 7 से 8 क्वेश्चन। सीपीओ 1314 और 2023 के डेटा के आधार पर एक बैलेंस करके कुछ यूनिट्स निकाल के आप लोगों के सामने पेश की गई हैं, ठीक है। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, करंट अफेयर्स। तो उम्मीद करूंगा इस स्क्रीनशॉट को आप हमेशा अपने फोन में सुरक्षित रखेंगे। ऐसा कभी आप ना पूछें कि भैया करंट अफेयर्स से कितने क्वेश्चन आएंगे, इकोनॉमिक्स से, क्योंकि छात्रों की सबसे बड़ी परेशानी यही है कि किस सब्जेक्ट से भैया कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये चार्ट आपके पास रहेगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया, थम्स अप कर दे कि भैया स्क्रीनशॉट हम ले चुके हैं और अब हम तैयार हैं। और अगर तैयार हैं तो फिर कुछ चीजें बता दूं। जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आएगा, भैया नोट्स कैसे बनाएं, नोट्स कैसे बनाएं साथी। तो मैं बताऊंगा कि इसकी पीडीएफ आपको रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर क्लास के बाद में 3 बजे की तीन पीएम क्लास के नाम से एक फोल्डर होगा, उसमें एक क्लास मिल जाएगी। दूसरी बात साथी मैं बताऊं कि मेरा पक्ष रहेगा कि आप हाथ से नोट्स बनाएं। शायद थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जो फिजिकल मेमोरी होती है ना साथी, वो ज़्यादा बेहतर है। तो हाथ से नोट्स बनाने, हर रोज नोट्स बनाएंगे। मैं एक क्रम से चीज़ें कराऊंगा। हम कोशिश करेंगे कि हम चीज़ों को बहुत बार ना बोलें, उसके लिए काम आप करें, रिवीजन आप करें। दूसरी चीज़ होगी साथी रिवीजन। और रिवीजन आपका किस तरह से होना चाहिए कि आप चीज़ों को याद करें। तो रिवीजन बाय टेक्निक बताएं कि भैया टेक्निक कौन सी, रिवीजन बाय स्कैन टेक्निक, ये साथी याद रख लेना। अब बात आएगी ये स्कैन टेक्निक क्या है। तो मैं कहूँगा कि एक दिन में जो मैंने आपको पढ़ाया, मान के चलो मैंने कोई डेटा आपको दिया, तो आप उसको एक बार पढ़ें ध्यानपूर्वक और फिर आंखें बंद करके एक बार मेमोराइज करें कि मैंने आपको पढ़ाया क्या था, कि मैंने आपको पढ़ाया क्या था। अगर साथी आप उसको आंखें बंद करके मेमोराइज कर पा रहे लिखे हुए को, तो इसका मतलब वो आपकी फिजिकल मेमोरी बन चुकी है, देर तक आपके साथ रहेगी, ठीक है। तो रिवीजन हर रोज करना है। तीसरा एक प्रॉमिस आपका कि भैया अगली क्लास जो होगी ना हमारी, वो पिछली क्लास से इंटरकनेक्ट होगी। एक क्रम से हम चलेंगे ताकि आप लोगों को लगे कि प्रैक्टिस सेशन के थ्रू हम थ्योरी पढ़ते जा रहे हैं। तो क्या होगा साथी, आपका एक प्रॉमिस होगा कि पिछली क्लास में तैयार करके ही अगली क्लास में आऊँगा। पिछली जो क्लास होगी, जो लास्ट क्लास होगी भैया, वो मैं रेडी करके आऊँगा, वो मैं रिवाइज करके आऊँगा और हर रोज़ रिवाइज करके आऊँगा। संडे जो 6 सेट हो जाएंगे हमारे मंडे टू सैटरडे, उसको रिवाइज करेंगे। ये साथी 40 सेट हैं। हर सेट में हर रोज साथी 40 क्वेश्चन होंगे। तो 40 क्वेश्चन होंगे और 1600 क्वेश्चन के माध्यम से मैंने बताया कि मैं आपको 8000 क्वेश्चन तैयार कराऊंगा, जो एकदम अपडेटेड क्वेश्चन होंगे, आज के पैटर्न पर क्वेश्चन होंगे, बेसिक टू एडवांस सब तरह का क्वेश्चन होगा। तो हम 8000 क्वेश्चन ये साथी तैयार कर लेंगे और लगभग ये क्लास अगर कोई घटना नहीं घटती है तो 15 साथी आपका जून तक ये क्लासेस हमारी हो जाएंगी। फिर आप 2024 का कोई भी एग्जाम देते रहना, रिवीजन इन्हीं का करता रहना, आप लोगों को अतिरिक्त किसी चीज़ की जरूरत नहीं होगी। बातें काफ़ी हो चुकी हैं, नोट्स मैं आपको बता चुका हूं भाई, हाथ से बनाना मैं आपको बता चुका हूं, चीज़ें रिवाइज करना, सब्जेक्ट मैं आपको बता चुका हूं। इसमें साथी जो हम क्वेश्चन लेंगे हर रोज, मैं आपको बता दूं 40 क्वेश्चन में से स्टैटिक जीके के हम लगभग 9 +- 1, कभी 8 कभी 10 क्वेश्चन ले लेंगे। फिर साथी मैं बात करूं, इसमें हम पॉलिटी के जो क्वेश्चन लेंगे वो लेंगे लगभग 6 क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं हिस्ट्री के, इसमें हम 5 क्वेश्चन के करीब लेंगे। जो आज के मतलब जो आज का हमारा सिलेबस है, जो पैटर्न है, उस पर आधारित क्वेश्चन हम लेंगे। ज्योग्राफी के भी साथी हम लगभग आपका 6 क्वेश्चन लेंगे। इकोनॉमिक्स के साथी अगर मैं बात करूं, हम लोग यहाँ पर 5 क्वेश्चन लेंगे। साइंस के साथी हम 6 क्वेश्चन लेंगे और एकदम क्रम से चलेंगे, 6 क्वेश्चन लेंगे। करंट अफेयर्स के साथी हम यहाँ पर 5 क्वेश्चन लेंगे। तो सारे जो मेजर सब्जेक्ट है वो तैयार होते हैं, बस कुछ सब्जेक्ट बनते हैं जैसे यूपी जीके के लिए केसपाल सर की क्लासेस अलग से चलती हैं साथी, वो आप लोग हमारे ये आपका जो
जो परिवार रोजगार विद अंकित है उस पर ज्वाइन कर सकते हैं। और जो साथी यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आईपीसी की क्लासेस अलग से चली ही जाएंगी। बाकी जीएस कॉमन है। तो एक बार थम्स अप, आखिरी बार, बातें बहुत हो गई, अगले 40 दिन बातें नहीं होंगी। आप बेवजह की कोई बात करेंगे तो साथी ये समझ लेना आपको उसका उत्तर नहीं मिलेगा। आपको आपका उत्तर कहाँ मिले आपकी किसी भी बात के लिए, तो उसके लिए मैं साथी आपको कक्षा के अंत में बता दूंगा कि आप अपनी बातें कहाँ पूछ सकते हैं। और आपका कोई भी सजेशन, कोई भी सुझाव है तो आप साथी वीडियो के बाद में कमेंट में लिख देना। अगली बात साथी ध्यान से जरूर सुने, अगर ऐसा हो जाए किसी कक्षा में आई एम नॉट ए रोबोट, कोई छोटी मोटी गलती होती है तो मैं उसको अगले दिन आपको बता दूंगा। हालांकि त्रुटि रहित रहेगी, लेकिन मैं कभी इस बात की गारंटी नहीं देता कि कोई एक एरर शायद रह जाए, क्योंकि वो फिर एक बड़ा विषय बनती है। जब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा होते हैं तो उसके लिए मैं पहले से सॉरी बोलूंगा, और वो मेरा परम दायित्व होगा, मेरा उत्तरदायित्व है कि उसको मैं अगली कक्षा में अगर कुछ होता है ऐसा तो मैं आपको बता दूंगा। उसके लिए इतना धैर्य रखेंगे कि कोई अगर फैक्ट में कोई थोड़ा बहुत माइनर चेंज इधर उधर अंतर है तो उसको हम देख लेंगे, नहीं तो 100% चीज़ें एकदम परफेक्शन के साथ होंगी। तो ठीक है, तैयार हैं? तो आज के पहले प्रश्न को आप लोगों को दिखा देते हैं। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन है साथी, पहला क्वेश्चन है आपका कि 2010 में 2010 में इसके उत्कृष्ट मूल्य और भेद्यता को देखते हुए, यानी कि इसकी जो वैल्यू है और जो वल्नरेबिलिटी थी उसको देखते हुए यूनेस्को ने एक सदियों पुराने, सदी समझते हैं, 100 साल पुराने एक नाटक था, एक थिएटर था मुदियेट्टू। तो मुदियेट्टू को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी। अब साथ ही बड़ा प्रश्न आया, अमूर्त मानवता सांस्कृतिक विरासत, इसको हम बोलते ICH, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। आप यहां पर देख सकते हैं। तो ये ICH भैया होती क्या है? दरअसल में पूरी दुनिया में साथी दो तरह की चीजें होती हैं, या तो मूर्त चीजें होती हैं, अमूर्त। मूर्त चीजें वो हैं जिनका मूर्ति रूप है, जैसे ताजमहल, उसका एक रूप है, आप सारे लोग जानते हैं। जी भैया, मैं आपसे बोलूं अजंता की गुफाएं, उनका एक रूप है, उनको आप छू सकते हैं। लाल किला, कुतुब मीनार, तो ये सब मूर्त रूप होते हैं। लेकिन जब हम इंटेंजिबल की बात करते हैं यानी अमूर्त की बात करते हैं, तो ये कैसी चीजें हैं जिनको हम छू नहीं सकते, तो इन्हीं को हम बोलते अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। समझ गए बात को? अमूर्त सांस्कृतिक विरासत जो है साथी, मुदियेट्टू, ये नाटक कहाँ का है? ये है हमारा केरल का। अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं भारत में कुल ICH कितनी है? कुल ICH यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त कुल ICH, जिनको हम क्या बोलेंगे, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, कितनी? आंसर आना चाहिए 15। कितना उत्तर आएगा सबका? 15। कुछ साथी कह रहे हैं 42, 42 साथी उत्तर नहीं आना चाहिए, 42 आएगा आपका, क्या बोलेंगे, विश्व धरोहर कितनी है भारत में? विश्व धरोहर यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट अगर मैं आपसे पूछूंगा तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो आएंगी साथी, वर्ल्ड हेरिटेज साइट आप कहेंगे 42 हैं। वो 42 कैसे कैसे हैं? वो 34 + 7 + 1 है। 34 साथी आपका क्या बोलेंगे, जो हमारा 34 साइट है, उन 34 साइट में से साथी 34 हैं हमारी सांस्कृतिक यानी कि कल्चरल साइट है, कल्चरल साइट है। ठीक है, इसको ऊपर कर देते हैं। सांस्कृतिक हैं, कल्चरल साइट हैं। 7 जो हैं साथी वो हमारी नेचुरल हैं यानी कि प्राकृतिक साइट हैं, और एक है हमारी मिश्रित साइट यानी कि आपका कैसी है, मिक्स्ड साइट है। कैसी है? मिक्स्ड साइट है। तो ICH के बारे में कुछ क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां पर लिखें। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत 2008 में साथी, 2008 में कौन कौन सा, एक तो कुटियाट्टम, क्या पूछेगा आपसे? कुटियाट्टम पूछेगा, SSC का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है कुटियाट्टम, वैदिक जप और रामलीला। वैदिक जप मतलब पुरानी जो हमारी वैदिक परंपराएं हैं, और साथ ही जो रामलीला का प्रदर्शन है और नाटक है, इनको ICH में पहुंचाया गया था 2008 में। क्या क्वेश्चन बनेगा कि कुटियाट्टम को आपका अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में कब आपका शामिल किया गया? कुटियाट्टम आपसे पूछेगा कहाँ के हैं? केरल के। तो दो नाम आए बड़े कठिन से, आप बोलेंगे भैया केरल के कैसे याद करेंगे? मुदियेट्टू, तो याद रख लेना साथी, अट्टू, अट्टू जो पहचान है ना, ये अट्टू, डबल टू जो पहचान है, ये किसकी पहचान है? ये केरल की है। डबल टू किसकी पहचान है? क्या बोलेंगे? मुदियेट्टू में 2 टे आ गए, और साथी कुटियाट्टम में क्या आ गए? 2 टे आ गए, तो क्या बोलेंगे किसकी पहचान? भैया केरल की पहचान है। अच्छा जी, 2010 में क्या क्या जुड़ता है? 2010 में साथी आपका छऊ, क्या बोलेंगे? छऊ हो गया।
एक साथी आपका कालबेलिया हो गया, क्या हो गया, कालबेलिया हो गया। और 2010 में ही साथी आपका क्या बढ़ा, मुदियेट्टू, जो नाम हमारा क्वेश्चन में आया था, मुदियेट्टू। तो छऊ आपका 2010 का है और कालबेलिया साथी आपका 2010 का है। कालबेलिया कहाँ पर होता है, राजस्थान में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कालबेलिया कहाँ का नृत्य है। क्या बोलते हैं, काल बुला लिया राजा के स्थान पर जाकर। तुम राजा के स्थान पर जाकर बैठोगे तो अपना काल बुलाओगे या नहीं बुलाओगे, जी भैया बुला लेंगे। यहीं पर आता है योग। भारतीय परंपरा योग को कब शामिल किया गया, 2000 आपका योग को 2016 में शामिल किया गया। कुंभ मेला कितनी जगह पर लगता है, ये आपसे मैं पूछूंगा। कुंभ को 2017 में शामिल कर लिया गया। दुर्गा पूजा, दुर्गा जी की जो पूजा है, इसको साथी 2021 में शामिल कर लिया गया। और अभी आपका ये 14वीं ICH थी, 14वीं इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज थी। तो 15वीं कौन बनी है, 15वीं बनी है आपका गरबा। और गरबा कहाँ से है साथी, गुजरात से। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनेगा कि अभी भारत की 15वीं ICH कौन बनी है, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत कौन बनी है। तो किसी का भी उत्तर गलत नहीं होना चाहिए। आने वाले एग्जाम्स में लगभग हर सेशन में पूछा जाएगा, गरबा कहाँ से, गुजरात से। गरबा क्या बनी है, 15वीं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत बनी है। भारत में कुल कितनी है, भारत में कुल 15 है। लाहो किस राज्य की नृत्य शैली है, लाहो किस राज्य का साथी आपका क्या बोलेंगे, नृत्य शैली है। यानी कि एक फोक डांस है जिसको हम लोक नृत्य कहते हैं। कहाँ का है, मणिपुर का है क्या, नहीं जी भैया। क्या ये सिक्किम का है, नहीं भैया। क्या ये मेघालय का है, जी हाँ। जैसे ही किसान मेघ अर्थात बादल को देखता है तो क्या कहता है, लाहो लाहो, मतलब बारिश लाओ ना प्लीज। किसान को जब पानी की जरूरत होती है क्या बोलता, मेघ को देख के लाहो लाहो लाहो। ऐसे ही मेघालय का साथी एक तो नोंगक्रेम, जो साथी जाना करें वो लिखा करें, नहीं तो शांत बैठा करें, गलत उत्तर नहीं देना। बेहिंदीन लखनम, क्या बोलोगे, बेहिंदीन नखलम आपका होगा साथी, बेहिंदीन नखलम। एक साथी आपका सादसुक होगा, क्या होगा, सादसुक होगा। एक साथी आपसे पूछेगा वंगाला होगा। एक साथी आपसे पूछेगा खासी डांस कहाँ का है, खासी डांस क्या बोलेंगे, नोंगक्रेम हो गया भैया आपका। भाई ये लिख लोगे ना इंग्लिश में प्लीज, किसी को दिक्कत तो नहीं है। बेहिंदीन खलम, क्योंकि दोगुना समय लगेगा अगर मैं इंग्लिश में भी ऐसे लिखूं, क्योंकि इनके नाम कभी नहीं बदलेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है, एक बार थम्स अप करना। सादशुक या जरूरी है, मतलब जो टर्म जरूरी होगी वो मैं खुद लिख दूंगा, जो टर्म जरूरी होगी वो साथी मैं खुद लिख दूंगा कि उसकी इंग्लिश के बगैर काम नहीं चल पाएगा। जैसे खासी नाम है, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। देखो याद कैसे करना, मेघालय के नृत्य कैसे बोलने हैं। मैं घायल हो गया, तो ये तो बात समझ गए कि मेघ को क्या कह रहे, लाहो। ऐसे मैं घायल हो गया, किसी ने मैं घायल कर दिया, तो मैं क्या बोल रहा हूँ उससे, जब मुझे घायल करा, भाई नो क्राइम नो क्राइम नो क्राइम नो क्राइम। क्या बोलूंगा मैं उससे, नो क्राइम नो क्राइम नो क्राइम। बेहिंदी नखल लखम, क्या कितना घायल कर दिया, मैं बेहद घायल कर दिया। मैंने उससे बहुत बोला नो क्राइम नो क्राइम नो क्राइम। और कैसे घायल किया उसने, उसने बगल में दबा के घायल कर लिया मुझे, बगल में दबा के, बगल में दबा लिए तुम, उसने इतने घायल कर दिए। कह रहा हाँ भाई मेरे तो खांसी भी उठी थी जब उसने मेरा गला दबा लिया था, बहुत खांसी उठी मेरे, बहुत खांसी उठी एकदम से कि भाई नो क्राइम नो क्राइम, जब भी नहीं माना। ओहो तू इसीलिए पीटा उसने क्योंकि तू सादा सा सूखा सा ना, सादा सूखा सा, इसीलिए तो ज्यादा घायल कर दिया तू, जी भैया जी भैया, इसीलिए मैं घायल कर दिया उसने। तो ये मेघालय के 5 डांस हैं, कभी मत भूलना। केरल के साथी कथकली, ये वहां के आपका कल्चरल डांस है, क्या बोलेंगे इनको, क्लासिकल डांस है वहां के, कथकली और मोहिनी अट्टम। अभी बताया ना डबल टैक इसकी पहचान है, डबल टैक इसकी पहचान है, तो क्या बोलेंगे भैया केरल की पहचान है। कली रूट वर्ड भी हमेशा किसका रहेगा हमारी क्लास में, वो रहेगा पहचान, विशेष पहचान केरल की, गलती नहीं करनी। गंगूबाई हंगल का संबंध मुख्य रूप से किस घराने से था, गंगूबाई हंगल बताइए। पटियाला, आगरा, बनारस या किराना घराना। पटियाला पंजाब का एक घराना है, आगरा उत्तर प्रदेश, बनारस उत्तर प्रदेश, किराना भी उत्तर प्रदेश, उत्तर यही होगा। किराना घराना का संबंध कहाँ से है, मुजफ्फरनगर से है, कहाँ से, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से इसका संबंध है।
देखो घराना क्या होता है, घराने का मतलब होता है जहां से म्यूजिक की स्टार्टिंग हुई थी। जैसे किसी ने तबला बजाया और अपने 4 शिष्यों को कहीं बैठ करके उसने सिखाया, तो जहां से उसकी शुरुआत हुई वही क्या बना आपका, वही जगह बना घराना। तो घराने से क्वेश्चन पूछेगा, किराना घराने से। अब ऐसा नहीं है, आप एक ही दिन में सब कुछ नहीं जान सकते। जैसे आज मैं किराना घराना बताऊंगा, फिर एक दिन आपको पटियाला घराना, इस तरह से हम पूरा सिलेबस को कवर करेंगे कंप्लीट। तो किराना घराना साथी, इसके फाउंडर कौन है, इसके संस्थापक कौन है, इसके फाउंडर हैं भाई करीम खान। देखना किराया और करीम कितने जुड़े हुए नाम लगते हैं, जी भैया ऐसा लगते हैं मौसी मौसी के हों दोनों। क्या बोलेंगे, किराया और करीम दोनों नाम एक जैसे, जी हाँ। किराना घराने के कुछ आर्टिस्ट हैं, कुछ कलाकार हैं, साथ ही कौन कौन प्रमुख कलाकार हैं। तो क्या बोलेंगे, कौन कौन प्रमुख कलाकार हैं। एक हैं बलदेव सिंह बाली, बलदेव सिंह, क्या बोलेंगे, बलदेव सिंह बाली हो गए आपका प्रमुख कलाकार हैं। एक है साथी आपके भीमसेन जोशी, क्या बोलेंगे, भीमसेन जोशी का संबंध किससे है, किराना घराने से है। अब्दुल वाहिद खान का संबंध किससे है, अब्दुल वाहिद खान का संबंध किससे है। और साथ ही उपेंद्र भट्ट का संबंध किससे है, उपेंद्र भट्ट का संबंध किससे है। तो क्या कहेंगे भैया जी, किराना घराने से। याद कैसे करने हैं, देखो किराना करीम याद हो जाएगा, जी हाँ। अब देखो फटाफट से, अब देखो फटाफट से क्या बोलेंगे जी, बलदेव सिंह बाली। जब लोग किराए पे घर लेते हैं, किराना मतलब किराया, जब लोग किराए पे घर लेते हैं तो किराएदार को किराया भाई झेलना पड़ता है, तो उसके रेट एकदम से बढ़ा देंगे। बेटा देखो सुनो, कुछ साथी ये पूछ रहे हैं इसके लिए क्लास ले सकता हूँ, उसके लिए नहीं ले सकता हूँ। बच्चों अब मैं इसका उत्तर नहीं दूंगा, आप लोगों को मैं बता चुका हूँ। सारे वनडे एग्जाम के लिए आप ये क्लास ले सकते हैं, ऑल ऑफ द वनडे एग्जाम। कोई भी वनडे एग्जाम आपका है, वनडे एग्जाम मतलब एसएससी का कोई भी वेरिएंट है, स्टेट एग्जाम है आपका, कोई भी एग्जाम है जो एक दिन में आपका होता हो, जिसमें आपका मतलब जीएस का एक पार्ट होता हो, ऑब्जेक्टिव होता हो, उसके लिए क्लास आप ले सकते हैं। ऐसे पूछोगे तो दोस्त नहीं बता पाऊंगा, आप भी जानते हैं। क्या बोलेंगे भैया, किराए को बल दे के बढ़ाते हैं, वो नहीं भैया। किराएदार को जो मकान मालिक है वो कभी भी किराए को बल से बढ़ा देता, फोर्स लगा के बढ़ा देता है, ठीक है। क्या बोलेंगे, भीम जैसे आदमी भेज देता किराया इकट्ठे करने के लिए, वो जोश में आते हैं, अरे किराया दो, बढ़ा हुआ किराया दो, बढ़ा हुआ किराया दो। उनसे भैया कुछ कह भी नहीं सकते। भीम जैसे आदमी आते हैं जोश में, और किराया भी क्या बोलते हैं भैया, बल से बढ़ाते हैं। अब बेचारा किराएदार क्या कहता, अब्दुल है किराएदार का नाम, कहता वाह हद है, वाह हद है, जब चाहे तब किनारा बढ़ा देते हैं, वाह हद है, वाह हद है। क्या बोलेंगे, ऊ पेन हो गया, ऊ पेन हो गया यार, किराया 12,000 था, ठीक है अभी 14,000 हो गया, ऊ पेन हो गया। क्या हो गया, उपेन, भाई पेन ही बढ़ेगा यार, आदमी का किराया बढ़ते ही ऊ पेन हो गया, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, बलदेव सिंह बाली, अब्दुल वाहिद सिंह। और आज ये हमने पढ़ लिया किराना घराने के, ऐसे बोलेंगे, ठीक है। आगे आ जाओ भाई, हरशंकर भट्टाचार्य के उत्पाद नहीं, उस्ताद है उस्ताद है भैया, किसके उस्ताद है बताएंगे, प्रोडक्ट नहीं, क्या बोलेंगे, मास्टर। क्या बोलेंगे, किसके मास्टर हैं ये, वायलिन के, संतूर के, सारंगी के, या फिर सितार के हैं, या फिर सितार के हैं बताएंगे। वायलिन को कह दूं हरशंकर भट्टाचार्य, भैया नहीं। क्या बोलेंगे, हरशंकर भट्टाचार्य जी का संबंध तो सितार से है। सितार को हम याद करते हैं सीता जी से, किससे, सीता जी। सीता जी जब खो गई दोस्त, तो सीता जी खो गई मतलब जब रावण द्वारा अपहृत कर ली गई, उसने अपहरण कर लिया, तो सीता जी तो दूर चली गई, तो सीता जी कोई तार नहीं भेज पाई, कोई उनसे कोई तार भी नहीं जुड़ पा रहा था, कोई बातचीत नहीं हो पा रही थी। तो हर शंकर जी का भक्त भी लग गया सीता जी को ढूंढने। क्या बोलेंगे, आप याद नहीं है, क्या बोलेंगे भैया, शिव जी का तो उन्होंने, क्या बोलेंगे, शिव जी का तो पूजन भी किया, शिवलिंग स्थापित करके, पंडित रविशंकर जी। तो क्या बोलेंगे, शंकर जी किसके लिए, सीता जी के लिए। निखिल बनर्जी, और जब सीता जी मिली तो सब खिल गए। क्या बोलेंगे, सीता जी मिली तो सब क्या हो गए, सब खिल गए एकदम से। सीता जी कहाँ चली गई थी, विलायत चली गई थी, दूसरे देश चली गई थी, विलायत बोलते दूसरे देश को, कहाँ पर, श्रीलंका में। अरविंद पारिख, अरे पारी हैं कि नहीं पारी हैं, अरविंद पारिख, अभी CHSL 2023 में पूछा गया कि अरविंद पारिख का संबंध किससे है। क्या बोलेंगे, अरे पारी हैं कि नहीं,
मतलब जब किसी को खोजेंगे तो ये तो बोलेंगे वो पारी हैं कि नहीं, तो अरे पारी हैं कि नहीं सीता जी, तो वो कहेंगे भैया सीता जी तो कहाँ हैं, विलायत में। सब खिल गए। और किसने मदद की, शंकर जी ने, पंडित रविशंकर और हरशंकर भट्टाचार्य। वायलिन पे आ जाओ साथी, वायलिन पे आ जाओ। वायलिन, वायलिन पे बताओ कौन कौन लोग आप जानते हैं। तो वाय क्या होता है बताओ फटाफट से। वाय तो भैया शरीर का एक रोग है, जानते हो, थम्स अप करो। कभी पता चले मैं ऐसे ही नाम ले लूं कुछ और तुम जानते भी नहीं हो। वाय जानते हो जी भैया, वाय घुटनों में हो जाती है। अच्छा कोई बात नहीं जी। वाय 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 ये भी तो होता, जी हाँ होता। तो वाय हो गई किसी को, तो भैया सुबह सुबह सुब्रमण्यम। कौन से सुब्रमण्यम है ये, सुब्रमण्यम, कौन से सुब्रमण्यम है ये, तो इनको बोलते के सुब्रमण्यम और के वैद्यनाथन। तो ये सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं भैया, वैद्य जी के पास जा रहे हैं। इनको वाय हो गई, इनको वाय हो गई, ठीक है। संतूर, संत लोग क्या करते हैं, शिव जी के भजन सुनते हैं। तो शिव कुमार शर्मा जी, शिव कुमार शर्मा और भजन सोपोरी, क्या बोलोगे, और भजन सोपोरी, ये किससे जुड़े हुए हैं दोस्त हमारे, ये जुड़े हुए हैं भैया संतूर से। संतूर सौतार होते हैं इसमें, इसीलिए बोलते हैं इसको संतूर। संतूर क्या बोलोगे, शिव जी, शिव जी के भजन कौन सुनते हैं, संत लोग सुनते। सारा, सारा बोलते सारा, सारा का सारा, बुंदू खान, बुंदू खान, और साथी आपका सुल्तान खान। जो सुल्तान लोग होते हैं वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं एक एक बूंद उनकी है, एक एक, सारी की सारी बूंद किसकी हैं, सारी की सारी बूंद सुल्तान की है, सारी की सारी बूंद किसकी हैं, सुल्तान की है। आगे आएंगे। अब जैसे मैंने आपको ये दो नाम बता दिए, तो दोस्त अगली बार मैं ये चाहूंगा कि उत्तर आपकी तरफ से आए। मैं तो आपको सिखाता चलूंगा और इसके बाद के उत्तर आपकी तरफ से आने चाहिए, प्रॉमिस है जी हाँ। चिथिरई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, चिथिरई पंजाब का, तमिलनाडु का, राजस्थान का, या फिर मेघालय का। चिथिरई भैया आपका तमिलनाडु का है। कह रहा कि मैं तुम्हारा चिथिरई, इसको चित्र से बोलते हो, चित्र नाम के, कहेगी तुम जब मिलोगी ना, तुम मिलना तो मैं तुम्हारे चित्र बनाऊंगा। चित्र और साथी चित्राथी, दोनों के दोनों उत्सव कहाँ के हैं, चित्राथी। उसने बोला अच्छा फिर तो जल्दी से आना पड़ेगा, जल्दी जल्दी आना पड़ेगा। जल्ली कट्टू, जल्ली कट्टू उत्सव कहाँ का है, इसको बोलते जल्ली कट्टी बुल फेस्टिवल बोलते। बुल मतलब एक आपका क्या सा होता है, सांड उत्सव होता है। अच्छा जी, उसने बोला हाँ तुम जल्दी जल्दी आना, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा। पोंगल भी कहाँ पर है, पोंगल भी कहाँ पर है, वो भी साथी आपका तमिलनाडु का है। महामहम क्या बोलेगा, महामहिम मैं जरूर आऊंगा, ऐसी तो बोलते हैं, महामहिम मैं जरूर आऊंगा जी भैया। और पुंथुडू बहुत इंपॉर्टेंट, मार्क करना इसको, पुंथुडू न्यू ईयर ऑफ तमिल है, न्यू ईयर ऑफ तमिल। कुछ फेस्टिवल मैं साथी आपको बताता रहूंगा, एसएससी बहुत पूछती है। नव वर्ष कौन सा है, तमिलनाडु का नव वर्ष कौन सा है। ऐसे कितने साथी हैं जो मुझे बता सकते हैं केरल का नव वर्ष कौन सा है, तब जाने केरल का नववर्ष कौन सा है, साथी बताएंगे। तो चित्राथी, जल्लीकट्टू, पोंगल, महामहम और पुंथुडू। बेसिक चीजें पढ़ते रहेंगे, पहले बेसिक तैयार होना जरूरी है, तब एडवांस की तरफ चलेंगे। भारत ने पहली बार हॉकी में विश्व कप का खिताब कब जीता था, क्योंकि स्पोर्ट्स भी स्टैटिक जीके का पार्ट है, बहुत क्वेश्चन बनेंगे। बहुत बढ़िया, गजब। केरल का भैया विशु है, न्यू ईयर, यानी मेरी क्लास तैयार है। एक बार थम्स अप करना, ऐसे कितने साथी हैं जिनका सपना दिल्ली पुलिस में टूटा, 90 स्कोर करने के बावजूद भी, 85 स्कोर करने के बाद भी, 80+ स्कोर करने के बाद भी जिनको फिजिकल का मौका नहीं मिला, जिनका फिजिकल एक सप्ताह बाद करवा दिया गया। ऐसे कितने अपने प्यारे स्टूडेंट्स हैं जो उस तैयारी को लेकर के बहुत बेहतरीन शानदार तरीके से एकदम आगे बढ़ रहे थे। बहुत गजब साथी आएंगे। भारत ने पहली बार हॉकी में विश्व कप का खिताब कब जीता था, तो हॉकी साथी पहली बार भारत ने जीता 1975 में। अच्छा मुझे बताओ, भारत ने हॉकी का वर्ल्ड कप कितनी बार जीता है, कितनी बार भारत ने हॉकी का वर्ल्ड कप जीता है। यहां पर मैं आपको ऑप्शन दूंगा, एक बार ही जीता है सिर्फ, या 2 बार, या 3 बार, या 4 बार। तो क्या बोलेंगे भैया, सिर्फ एक बार जीता, और वो 1975 में जीता, उसके बाद नहीं जीता। अच्छा मुझे बताएं 1975 में किसको हराया हमने, यहाँ पर 1975
में हमने पाकिस्तान को हराया। क्या बोलेंगे? पाकिस्तान को हराया था हमने यहाँ पर 2-1 से। किससे? 2-1 से। कभी भी पूछे साथी आयोजन कहाँ पर हुआ? आपका मलेशिया में हुआ। और ये कौन सा वर्ल्ड कप था? याद रख लेना, ये तीसरा वर्ल्ड कप था, थर्ड वर्ल्ड कप था। ये क्या था? थर्ड वर्ल्ड कप था। आयोजन यानी कि जो इसको होस्ट कर रहा था वो था साथी आपका मलेशिया। कौन? मलेशिया इसको होल्ड कर रहा था। और भारत के टीम के जो साथी इसमें कैप्टन थे वो थे अजीत पाल सिंह। बहुत पूछे जाते हैं कि भारत ने जब अपना एकमात्र हॉकी का विश्व कप जीता तो भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन कौन थे? अजीत पाल सिंह। ये तो क्वेश्चन बने भारत के बारे में। अब क्वेश्चन बनेगा साथी आपका, क्वेश्चन बनेगा कि पहला हॉकी का विश्व कप कब हुआ? पहला हॉकी विश्व कप कब हुआ? पहला हॉकी वर्ल्ड कप साथी 1971 में हुआ। 1971 में किस जगह पर हुआ था? ये बार्सिलोना में हुआ था। कहाँ पर? बार्सिलोना में हुआ था, जो कि स्पेन में स्थित है। कहाँ पर? स्पेन में। इसका पहले हॉकी विश्व कप का जो विनर था और रनर अप कौन था? विनर यानी कि इसका जो विजेता था साथी वो कौन था? आपका पाकिस्तान था। क्या बोलेंगे? पाकिस्तान था। और इसका जो उपविजेता था वो आपका स्पेन था। उपविजेता कौन था इसका? जिस देश में ये हुआ। ठीक है, एक तो ये बात याद रख लेनी है। अच्छा, अगली बात आएगी कि अभी हाल ही में जो हॉकी का विश्व कप हुआ वो कहाँ पर हुआ? हाल ही में यानी कि आपका अभी रिसेंट में 2023 में भारत में ही हुआ था, क्योंकि 2023 में जो हॉकी का आयोजन हुआ साथी, हॉकी जो वर्ल्ड कप हुआ वो हुआ भारत में। भारत में साथी कहाँ पर हुआ? ये आपका ये भुवनेश्वर में हुआ। कहाँ पर? भुवनेश्वर। और भुवनेश्वर किस स्टेट में है भैया? उड़ीसा में स्थित है। क्या बोलेंगे? उड़ीसा में स्थित है। और इस 2023 में विजेता कौन बना और उपविजेता कौन बना? ये आपसे मेरा प्रश्न है। तो बोलेंगे भैया इसमें विजेता था आपका जर्मनी। क्या बोलेंगे? इसमें विजेता था जर्मनी। और हराया किसको था? बेल्जियम को हराया था। किसको? बेल्जियम को हराया था 2023 में। और साथ ही आपका 2026 में कहाँ पर इसका आयोजन होगा ये भी आपसे क्वेश्चन है। तो आप बोलेंगे आयोजन होगा इसका कहाँ पर? बेल्जियम। क्या बोलेंगे? बेल्जियम और नीदरलैंड में होगा। बेल्जियम और नीदरलैंड में होगा साथी। क्या बोलेंगे? बेल्जियम और नीदरलैंड में होगा। गलती नहीं करनी है। ये है अगला कहाँ पर होगा? 2023 में किसने जीता साथी? आपका भारत में आयोजित हुआ, जर्मनी ने जीता, बेल्जियम को हराया। पहले में कौन जीता था? पाकिस्तान जीता था। किसको हराया था साथी? स्पेन को हराया था। और भारत ने किसको हराया? तो भारत ने हराया पाकिस्तान को। रिक्त स्थान पंजाब राज्य से संगीत का एक मुखर रूप है। हर राज्य में साथी म्यूजिक का एक फॉर्म होता है, धीरे धीरे आप जानेंगे। तो मुझे बताएं कि मुखर रूप है पंजाब का। कव्वाली क्या पंजाब का है? नहीं जी। गजल क्या पूरे भारतवर्ष का है? टप्पा भजन पूरे भारतवर्ष का है। टप्पा ये पंजाब का है। क्या बोलेंगे? ये पंजाब का है। इतना तो आप जानते हैं नहीं जानते? जी हाँ। कैसे जी? अगर किसी को आपने पंजा मार दिया बहुत तेज तो वो टप्पा किसको बोलते? बाउंस को। गेंद करती है ना बाउंस, टप्पा समझते हो? नहीं? यस और नो? जी भैया समझते। तो किसी को आपने बहुत तेज पंजा मार दिया वो टप्पा खा जाएगा कि नहीं खा जाएगा? जी भैया वो टप्पा खा जाएगा। जुगनी कहाँ का म्यूजिक है? ये भी पंजाब का म्यूजिक है। तो क्या बोलेंगे? कभी कभी हम पंजा मार के ये भी बोलते जुग जुग जियो बेटा, जुग जुग जियो। पंजा मार के ही हम क्या बोलते हैं? ये ऐसे समझ लो वो जुग जुग जीता पंजा मारकर तुमने उसका जो जीवन है वो छीन लिया। तो वो किसी का सुहाग उजाड़ दिया किसी ने पंजा मारकर। या सोचो पंजा मार के आशीर्वाद दिया सदा सुहागन रहो। ऐसे मैं खुद को ही आशीर्वाद दे रहा हूँ सुहागन का। कमाल है। लोरियन और साथी आपका घोरियन। क्या बोलोगे? लोरियन और घोरियन। क्या बोलेंगे? अब भाई सोचो किसी का पंजा मार के किसी को आपने टप्पा खिला दिया तो वो उछला, तो बच्चा था कोई, रोया बड़े जोर जोर से, फिर तुमने उसको लोरी सुनाई। ठीक है, लोरी और घोरी दोनों याद रखो। लोरियन याद रहेगा लोरी से तो फिर घोरियन भी याद रहेगा। लोरियन और घोरियन। दुनिया का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है? दुनिया का सबसे पुराना जो टेनिस टूर्नामेंट है वो कौन सा है? साथ ही टेनिस टूर्नामेंट की जब हम बात करते हैं तो 4 ग्रैंड स्लैम हम हमेशा याद रखते हैं। और 4 ग्रैंड स्लैम का जो क्रम है वो होता है ऑफ बाउ। केमिस्ट्री का एक सिद्धांत है जिसको हम बोलते हैं ऑफ बाउ। ए से होता है साथ ही आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये इनके होने का क्रम है, परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, आपका विंबलडन होता है।
क्या होता है, विंबलडन होता है, और साथ ही यू से होता है आपका यूएस ओपन। ये इनके होने का क्रम है, याद रखेंगे। ऑफ बाउ कैसे होते हैं, इसी क्रम में होते हैं। पहले होगा ऑस्ट्रेलियन ओपन, जैसे 2024 का ऑस्ट्रेलियन ओपन हो चुका है। अच्छा, इनसे और क्या क्वेश्चन बनेगा कि भैया जब सबसे पुराना मैंने आपसे पूछा तो कौन सा कहा आपने, विंबलडन कहा। विंबलडन सबसे पुराना, कितना पुराना भैया, 1877 का है। यूएस ओपन की बात करें 1881 का है, फ्रेंच ओपन 1891 का है, और ऑस्ट्रेलियन ओपन 1905 का है। ठीक है, याद रखेंगे, क्या बोलेंगे, 1877। विंबलडन सबसे पुराना, यानी ये प्रतियोगिता 1877 में शुरू हुई। इसके साथ ही 4 वर्षों के बाद में जो हुआ आपका यूएस ओपन हुआ, उसके 10 वर्षों के बाद में जो हुआ वो फ्रेंच ओपन हुआ साथी, और अगर मैं बात करता हूं उसके साथ ही 1905 में ऑस्ट्रेलियन ओपन। क्या डिफरेंस बनेगा, देखो यहां पर याद रख लेना, यहां पर ध्यान से देखना और क्या क्या अंतर बनता है कि विंबलडन एकमात्र ऐसा है जो घास पर खेला जाता है, ग्रास कोर्ट पर। किस पर, घास पर। कैसे याद रखेंगे, विंबलडन। तो बंडल किसके बनने हैं, ऐसे याद रख लो, विंबलडन बोलते हैं इसको, वी बंडल। ठीक है, क्या बोलेंगे, विम बंडल बोलते हैं। ठीक है, वंडलन। तो आप लोगों को तो याद रखना है कि भैया विंबलडन है, तो क्या बोलेंगे, बंडल किसके बनेंगे, घास के बनेंगे। क्या बोलेंगे, किसके बनेंगे, घास के बनेंगे। सर जी सेकंड हॉकी वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता, बेटा नहीं, हॉकी वर्ल्ड कप पहला 1971 में हुआ, दूसरा 1973 में हुआ था, तीसरा हुआ था 1975 में। हम इसमें गलती कर देते हैं, हम ये सोच लेते पहला 1971 में 4 साल के गैप पे होता तो पहले भी 4 साल के गैप पे हुआ होगा, तो 1975 में दूसरा हुआ होगा, हम गलत सोचते हैं। 1975 में तीसरा हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था मेरे साथी, आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए, नहीं तो गलती कर बैठोगे। ठीक है, इसीलिए मैंने तीसरा लिखा, अपने पास से कुछ नहीं लिखना है, आप बस यहां ध्यान देना कि मैं आपको क्या सिखा रहा हूं उस पे फोकस करना है। और ये देखो यहां वोटर कोई नहीं आना चाहिए, आपको अपनी जिंदगी बनानी है, आप कार्यकर्ता नहीं है, गाड़ियों के पीछे चुनावी नारे लगाने के लिए तुम पैदा नहीं हुए थे। कुछ तो वोट मांगने आ गए हैं यहाँ पर, उन्होंने सोचा इतने सारे बच्चे तो वोट मांग लेते हैं, ये एक जगह के बच्चे नहीं है भाई। तो क्या बोलेंगे, ये घास पर। बंडल किसके बनाने हैं, घास के बनाने हैं। फ्रेंच जो होता है साथी ये मिट्टी पर खेला जाता है, मिट्टी पर। फ्रेंच जानते हैं, फ्रेंच जो फ्रेंच कट रखते हैं दाढ़ी, देखें कुछ लोग अमीर लोग, भाई अमीर लोग फ्रेंच कट रखते हैं, ये वाली दाढ़ी नहीं रखते वो, ये वाली दाढ़ी रखते हैं बस, देखे हैं ऐसे कुछ तुमने, बड़े सुंदर लगते हैं वो लोग। तो क्या बोलेंगे भैया, फ्रेंच लोग जो फ्रेंच रखते हैं ना वो अमीर होते हैं। तुम्हारे भी कुछ रिश्तेदार होंगे ऐसे जिनके ये वाली दाढ़ी होती है, तो बोलेंगे जी भैया। तो वो लोग मिट्टी को नापसंद करते हैं, मिट्टी पर नहीं खेलते। फ्रेंच लोग मिट्टी पर कोई नहीं, कौन नहीं खेलता, जो फ्रेंच दाढ़ी वाले होते हैं। और ऑस्ट्रेलियन और यूएस ओपन याद करने की जरूरत नहीं है, तो सिंपल कोर्ट जिसको हम हार्ड कोर्ट कहते हैं, जिसको हम हार्ड कोर्ट कहते हैं, ये हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं। क्या बोलेंगे, हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं। 2024 हो चुका है, मुझे बताओ ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 किसने जीता। ऑस्ट्रेलियन ओपन, क्योंकि ये शुरुआत में ही हो जाता है साथी वर्ष के, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 पुरुषों में किसने जीता ये बताना है आपको, मेल में, फीमेल में बताओ, महिलाओं में किसने जीता, और साथ ही आपका युगल में, यानी कि युगल मतलब 2 लोगों की जो जोड़ी होती है, किसने जीता। तो क्या बोलेंगे, आपका जो पुरुषों में जीता है वो जैनिक सिनर ने जीता है। क्या बोलेंगे, जानिक सिनर ने जीता है। जानिक सिनर का संबंध किस देश से है, ये मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे इटली से है। महिलाओं में अगर मैं बात करूं तो ये है आपका आर्यना, अब तो यही जीत रही हैं ज्यादातर, आर्यना संबालेंका, ये किस देश की हैं, खाली स्थान मैं छोड़ रहा हूं, आप बताएंगे। और महिला सॉरी युगलों में, युगल जोड़ी में जीता है भारतीय रोहन बोपाना, रोहन बोपाना, और उनके साथ में थे साथी आपका मैथ्यूज। क्या बोलेंगे, मैथ्यूज, जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं। आर्यना संबलंका का संबंध किस देश से है, मैं ये आपसे पूछना चाहता था, कई साथियों ने ठीक उत्तर दिया, बेलारूस से हैं। किस देश की हैं। जब कोई खिलाड़ी बहुत चर्चित होता है तो उसका देश बहुत पूछा जाता है, जैसे पुराने प्रश्नों में फेडरर का देश पूछा जाता, स्विट्जरलैंड। आपसे पूछता था राफेल नडाल स्पेन के खिलाड़ी हैं, आपसे पूछता था नोवाक जोकोविच किस देश के खिलाड़ी हैं, सर्बिया। लेकिन अभी उनको नहीं पूछता है क्योंकि अब उनके बारे में सब जान चुके हैं। ठीक है, आगे आएंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक है जो बुकर पुरस्कार विजेता किरण देसाई द्वारा लिखी गई। किरण देसाई और इनकी मां अनीता देसाई, दोनों बहुत चर्चित, मतलब माँ बेटी दोनों बहुत चर्चित लेखिका हैं, बताएंगे जी। क्या बोलेंगे, कौन सी पुस्तक है, शांताराम, नहीं जी। ए फाइन बैलेंस इनकी पुस्तक है। द ईयर ऑफ रनवेज
द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। और बुकर पुरस्कार मिला है किस साल में मिला, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात रहेगी, तो बोलेंगे द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, 2006 में इसको बुकर प्राइज मिला है। क्या मिला है, इसको बुकर प्राइज मिला है, ये आपको पता होना चाहिए साथी, बुकर प्राइज। और इन्हीं की अगर मैं बात करूं किरण देसाई की, और इनकी माताजी की भी बात करेंगे, किरण देसाई की 2 किताबें और मैं आपसे कहूंगा जो आपको पता होनी चाहिए साथी, एम्बलेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोलेंगे, एम्बलेम्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन किसकी बुक है, एम्बलेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन किसकी बुक है, तो आपकी किरण देसाई की बुक है। आपसे पूछे हल्ला बालू, क्या बोलोगे, हल्ला बालू इन द ग्वावा ऑर्चर्ड, क्या बोलोगे, हल्ला बालू इन ग्वावा ऑर्चर्ड, ये किसकी बुक है, ये किरण देसाई की बुक है। इनकी माता का नाम है अनीता देसाई। इन कस्टडी बहुत पूछी जाने वाली पुस्तक है, अनीता देसाई। इनकी कौन सी पुस्तक है साथी आपकी, एक तो याद रख लेना फास्टिंग फीस्टिंग, क्या बोलेंगे, फास्टिंग और फीस्टिंग बुक किसकी है, फास्टिंग फीस्टिंग बुक किसकी है, और साथ ही आपका आपका इन कस्टडी, क्या बोलेंगे, इन कस्टडी बुक किसकी है, तो आप कहेंगे भैया ये है अनीता देसाई की। 2 किताबें दोनों की याद रख लेना, बहुत महत्वपूर्ण है। आगे आएंगे, नेक्स्ट है संविधान सभा। तो 9 प्रश्न हुए स्टैटिक जीके के, ऐसा कोई है जिसने 9 में से अच्छे बताए हो प्रश्न, मतलब अच्छा स्कोर रहा हो। संविधान सभा का पहला सेशन कब हुआ था, एकदम क्रम से, फिर हम आपका प्रस्तावना की तरफ चलेंगे, प्रस्तावना के बाद में भाग 1 की तरफ चलेंगे, फिर हम आपका पढ़ेंगे सिटीजनशिप को, फिर साथ ही हम फंडामेंटल राइट्स, फिर हम आपका डीपीएसपी से होते हुए फिर आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो बताएं पहला सत्र कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को हुआ था साथी, पहला। मुझे बताएं, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, संविधान सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसको साथी किस दिन इस्टेब्लिश किया गया था। संविधान सभा की स्थापना तो आप लोग याद रख लेना, हमेशा बोलना, 6 दिसंबर 1946 को की गई 1946 में। और किस सिस्टम पर की गई, फ्रेंच कस्टम पर, फ्रेंच प्रथा के आधार पर, फ्रेंच प्रथा पर आधारित थी ये। भारत में संविधान सभा की स्थापना किस देश से प्रेरित थी, तो फ्रेंच प्रथा से प्रभावित थी, ठीक है। अच्छा जी, दूसरा प्रश्न बताएं, जब 9 दिसंबर को हुई तो इसमें जो साथी आपका पहला संबोधन किया वो किसने किया था, पहला संबोधन मतलब जो पहले स्पीकर बने वो कौन बने थे, तो पहले स्पीकर बने इस सत्र में जेबी कृपलानी, क्या बोलेंगे, जेबी कृपलानी ने सबसे पहले इसको साथी संबोधित किया। मुझे बताओ जो पहला सत्र हुआ उसमें अध्यक्ष कौन बने थे, पहले अध्यक्ष कौन बने थे, जो अस्थायी अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष थे, 9 दिसंबर को ही बनाए गए। कौन थे दोस्त, सच्चिदानंद थे। कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा थे, ये बात याद रख लेनी है, सच्चिदानंद सिन्हा थे। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि मुझे बताओ संविधान सभा के कुल कितने सत्र हुए थे। आप लोगों को 9, 11 और 13 ये डेट नहीं भूलनी है दोस्त। क्यों नहीं भूलनी है, देखो 9 दिसंबर आप लोग जान चुके, 11 दिसंबर को फिर क्या हुआ, क्योंकि सच्चिदानंद सिन्हा सबसे बुजुर्ग थे तो उनको उस समय बना दिया गया। फिर 2 दिन बाद किसको चुना गया, राजेंद्र प्रसाद जी को, ये बने आपका परमानेंट प्रेसिडेंट। राजेंद्र प्रसाद कौन बने, ये साथी आपका 11 दिसंबर को, ये बन गए आपका स्थायी अध्यक्ष। और संविधान सभा के साथी मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कुल कितने सेशन हुए थे, तो आप कहेंगे कि भैया कुल सेशन जो हुए आपका, कुल जो सत्र हुए आपका, वो उनकी संख्या है 11। कितनी, 11। 13 दिसंबर को साथी क्या हुआ था, 1946 में ही 13 दिसंबर को हुआ था कि उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था। उद्देश्य प्रस्ताव कौन लेकर के आया था, तो आप कहेंगे उद्देश्य प्रस्ताव भैया पंडित नेहरू जी ने पेश किया था। किसने, पंडित नेहरू जी ने पेश किया था, ये गलती नहीं करनी है, ठीक है। आगे आएंगे। अच्छा मैं आपसे पूछूं यहां पर कि जो पहला सत्र है वो कब से कब तक चला था, पहला सत्र ये तो सब लोग जानते हैं, एसएससी ने पूछा आपका सीजीएल में कि पहला सत्र कब चला, 9 दिसंबर से शुरू होके 23 दिसंबर 1946 तक चला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात मार्क करके रखना कि पहला सेशन शुरू तो 9 दिसंबर को हुआ लेकिन चला कब तक, 23 दिसंबर तक चला। क्या बोलेंगे, 23 दिसंबर तक भैया वो चला था। भारत की संविधान सभा का परामर्शदाता कौन था, किस व्यक्ति को पहले ही दिन यानी 9 दिसंबर 1946 को आपका सलाह देने के लिए, क्या देने के लिए, सलाह देने के लिए, मतलब एडवाइजर बनाया गया। कौन थे एडवाइजर,
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे क्या, या आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, या फिर श्री बी एन राव थे, या डॉक्टर के एम मुंशी? तो बी एन राव को बनाया गया संविधान सभा का परामर्शदाता, या इन्हीं को हम साथी क्या बोल सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट एडवाइजर यानी संवैधानिक सलाहकार भी इनको पूछा जा सकता है। तब भी उत्तर यही होगा, भाषा बस बदल सकता है। संवैधानिक सलाहकार यही थे। और याद रख लेना, आपसे कभी पूछे संविधान का पहला प्रारूप किसने बनाया था, संविधान का जो पहला ड्राफ्ट था, संविधान का पहला प्रारूप वो किसने बनाया था, पहला प्रारूप बनाया श्री बी एन राव ने, याद रख लेना। और ये कब बनाया था इन्होंने, अक्टूबर 1947 में बनाया था, जिसमें इन्होंने 243 आर्टिकल बताए थे। कितने कितने अनुच्छेद बताए थे पहले प्रारूप में, 243 अनुच्छेद थे। ठीक है, भारत की संविधान सभा का गठन किया गया, मतलब भारतीयों के लिए एक संविधान होगा, इसका जो साथी चुनाव किया गया वो किसके द्वारा, किस बेसिस पर, क्रिप्स प्रस्ताव के आधारों पर, यानी क्रिप्स प्रस्ताव जो 1942 का है। आप कहेंगे नहीं, क्रिप्स प्रस्ताव तो साथी आप लोग जानते हैं 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट चल चुका था। तो उस समय भारतीयों ने जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ 1939 से 45, उसमें भारतीयों ने इनकार कर दिया अंग्रेजों की मदद को। तो क्रिप्स मिशन तो आया भारतीयों को मनाने के लिए, किस बात के लिए, भारतीयों को द्वितीय विश्व युद्ध में सहयोग के लिए मनाने को। तो इसका तो कोई लेना देना नहीं। तो कैबिनेट मिशन योजना जो 1946 की है, कब की, 1946 की, याद रख लेना, इसको साथी कभी गलती ना करना। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन जो है ना आपका, कैबिनेट मिशन, इसको सीएम बोलेंगे, ये दिल्ली आया। कैबिनेट मिशन दिल्ली कब आया, ये आपका क्या बोलेंगे, 24 मार्च को साथी दिल्ली आया था। और पेश कब किया था कैबिनेट मिशन ने, जो अपना प्रस्ताव है वो 16 मई को पेश कर दिया था, 16 मई 1946 को, कभी गलती ना करें। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ये 1947 का है साथी। और माउंटबेटन योजना जो है साथी, माउंटबेटन योजना ये भी 1947 की है। ठीक है, अब यहां से दो क्वेश्चन और पूछे जाते हैं कि जो कैबिनेट मिशन भारत में आया उसका अध्यक्ष कौन था, कैबिनेट मिशन का जो साथी अध्यक्ष किसको बनाया गया भारतीय संविधान के लिए, और साथी आपका उपाध्यक्ष किसको बनाया गया, और इसमें सदस्य कुल कितने थे, इसमें सदस्य यानी मेंबर कितने थे। तो इसका अध्यक्ष बनाया गया किनको, आपका बोलेंगे भाई फटाफट से, बहुत सारे साथियों ने बोला पैंथिक लॉरेंस, पैंथिक लॉरेंस। पैंथिक लॉरेंस साथी तब तक अध्यक्ष है जब तक कैबिनेट मिशन भारत आ रहा था। उसमें आपका एवी अलेक्जेंडर भी थे, एक व्यक्ति जो बहुत प्रमुख रहे आपका। ठीक है, लेकिन मैं बात कर रहा हूं कि भारतीय संविधान सभा का गठन कर रहे थे उस समय इसमें सदस्य थे 13। ठीक है, इसके उपाध्यक्ष उस समय नेहरू जी को बनाया गया, और इसके अध्यक्ष जो उस समय बने वो सिर्फ माउंटबेटन बने। कौन बने, पैंथिक लॉरेंस आने के समय थे। जब संविधान सभा के लिए कार्य हुआ तो अध्यक्ष किसको बनाया गया, फिर आपका माउंटबेटन को। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था, बोलेंगे। संविधान सभा यानी प्रांतों की, जो प्रांतों को भी ध्यान में रखने के लिए जो प्रांतीय संविधान समिति थी उसका अध्यक्ष कौन था, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। आप कहेंगे नहीं, ये तो ड्राफ्टिंग कमेटी के थे, ये तो प्रारूप समिति के थे, जिसको हम मसौदा समिति भी कहते हैं। प्रारूप समिति बोले या बोले इसको हम ड्राफ्टिंग कमेटी, क्या बोलेंगे, ये भैया ड्राफ्टिंग कमेटी के थे, ये भैया आपका मसौदा समिति के थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, बोलेंगे जी फटाफट से, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे प्रांतीय समिति के, तो क्या चुन दे भैया, बोले फटाफट से, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, या फिर सरदार पटेल थे। तो पटेल जी, बहुत सारे साथियों का उत्तर आया कि पटेल 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 पटेल, एकदम से ठीक है। तो प्रांतों के लिए और साथी आपका जो मौलिक अधिकारों की सलाहकार समिति थी, क्या बोलेंगे, फंडामेंटल राइट्स के लिए जो एडवाइजर कमेटी थी, मौलिक अधिकारों के लिए जो साथी आपका सलाहकार समिति थी, उसके भी अध्यक्ष कौन थे। लेकिन यहां पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं और कई बार गलत उत्तर दे देते हैं, जिसमें से एक गलत उत्तर देते हैं हम, नाम देखना बड़े ध्यान से, बस इतना भर नाम चेंज होता है। मूल अधिकारों के लिए यानी मौलिक अधिकारों के लिए जो उप समिति बनी, तो सब कमेटी आ गया, क्या नाम आ गया, उप समिति, सब कमेटी। तो उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तब वल्लभ भाई पटेल जी ना लिख करके आपको लिखना है जेबी कृपलानी, क्या बोलेंगे, जेबी कृपलानी थे। और इसी के अंतर्गत एक समिति और थी जिसको अल्पसंख्यक समिति बोलते हैं, माइनॉरिटीज, माइनॉरिटीज के लिए साथी सब कमेटी थी, अल्पसंख्यकों के लिए उप समिति थी। उसके अध्यक्ष कौन थे, उसके अध्यक्ष थे एच सी मुखर्जी,
क्या बोलेंगे? HC मुखर्जी थे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अच्छा, नेहरू जी को कौन सी दो चीजें मिली थी? तो नेहरू जी को आपका दो प्रमुख है, एक तो संघ शक्ति समिति, एक तो संघ शक्ति समिति, ठीक है, ये गलती नहीं करनी, संघ शक्ति समिति, और एक आपका साथी संघ संविधान समिति। क्या बोलेंगे? संघ संविधान समिति, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद जी को नियम और संचालन समिति, जिसमें से संचालन समिति आपको याद रखना है कि कार्य सही से चले, संचालन सही से हो, संचालन समिति का अध्यक्ष भार इनको दिया गया, संचालन समिति, ठीक है। आगे आएंगे। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया, कब अडॉप्ट किया गया इसको, यानी कि कब इसको अपना लिया गया, बताएंगे जी, कब अपना लिया गया? तो 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1949, 2 अक्टूबर 1949 या 15 नवंबर 1949 को अपनाया गया। तो क्या बोलेंगे भैया? 26 नवंबर 1949। इसीलिए 26 नवंबर को हम कौन सा दिवस, ये समझ रहे हैं, अंगीकृत अर्थात इस दिन ये पारित हुआ। तो ये किस दिन साथी आपका, आप बोलेंगे भैया इसी दिन को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। तो ये तो गणतंत्र दिवस हो गया। गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं आपसे कभी कोई पूछे, तो इस दिन हमारे भारत के संविधान को लागू कर दिया गया, इसीलिए गणतंत्र दिवस है। और ये 26 नवंबर क्या है? इसको हम बोलते हैं आपका कानून दिवस। क्या बोलेंगे? इस दिन तैयार हुआ संविधान बन करके, ठीक है। अच्छा, संविधान निर्माण में साथी समय कितना लगा, बताएंगे? संविधान के निर्माण में जो कुल समय लगा आपका, यानी 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी, और आपको मैंने बता ही दिया कि 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। कुल 165 बैठक हुई थी, ये भी बात याद रख लेना। कुल कितनी? 165 बैठक हुई थी, और समय कितना लगा था उसमें? तो क्या बोलेंगे? संविधान निर्माण में जो भैया टाइम लगा वो सारे साथी मेरे हिसाब से जानते होंगे। 2 वर्ष 2 ईयर 11 माह और आपका 11 मंथ्स और 18 डेज, 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। बहुत खूब, बहुत शानदार। आगे भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी, बोलेंगे जी? भारत की जो संविधान सभा थी उसमें कुल कितनी महिला सदस्य थी? 15, 13, 12 और साथी 10 थी। तो कुल महिला सदस्य कितनी थी? 15 थी। मैं आपसे पूछूं 15 में से कितनी महिलाओं ने हस्ताक्षर किए? क्या बोलेंगे? 15 महिलाओं में से कितनी महिलाओं ने हस्ताक्षर किए हैं? कितनी महिला ने भारतीय संविधान की जो कॉपी थी, कितनी महिला ने साथी हस्ताक्षर कर दिए थे? तो क्या बोलेंगे? कितनी महिलाएं थी? ये बड़ा जटिल सा प्रश्न हो जाएगा। 15, 12, 8, 7, 13 कह रहे हैं कुछ दोस्त, तो भैया हस्ताक्षर हुए हैं 11 के। और इन महिलाओं से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं याद रख लेना। क्या बोलोगे? विजय लक्ष्मी पंडित उन महिलाओं में से एक थी या नहीं थी? बोलो जी भैया। विजय लक्ष्मी पंडित, इनके साइन है कि नहीं है? जी नहीं, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। विजय लक्ष्मी पंडित जी ने क्या कर दिया था? इस्तीफा दे दिया था। दूसरा, राजकुमारी अमृत कौर थी। इन सब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रख लेना। राजकुमारी अमृत कौर जी से क्या प्रश्न पूछा जाएगा कि राजकुमारी अमृत कौर जो है वो भारत की पहली हेल्थ मिनिस्टर थी, पहली स्वास्थ्य मंत्री थी। यही थी जो साथी गांधी जी के साथ कहाँ सेवाग्राम आश्रम में रहती थी, राजकुमारी अमृत कौर। सुचेता कृपलानी, और याद रख लेना सुचेता कृपलानी, याद रखेंगे जी भैया। सुचेता कृपलानी को किस चीज के लिए जाने जाएंगे? ये पहली महिला मुख्यमंत्री है, पहली महिला सीएम है, और किस स्टेट की बनी थी? यूपी की बनी थी। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? इन्हीं के पति हैं जेबी कृपलानी। कितने लोग पहली बार इस बात को जान रहे हैं कि सुचेता कृपलानी के ही पति हैं जेबी कृपलानी। चौथी महिला थी साथी आपका सरोजनी नायडू, इनका हो गया था निधन संविधान लागू होने से पहले ही। सरोजनी नायडू, क्या बोलेंगे? पहली राज्यपाल थी, इनका साथी निधन हो गया था। इनका क्या हो गया था? निधन हो गया था। 5वीं थी साथी आपका लीला रॉय, इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था। लीला रॉय, तो पूछ लेगा कौन सी निम्नलिखित महिला थी जिसने इस्तीफा दिया था? लीला रॉय ने इस्तीफा दे दिया था। एक है साथी आपका हंसा मेहता, क्या बोलेंगे? हंसा मेहता। इनके पति भी साथी जो आपका ये संविधान सभा है उसके सदस्य थे। क्या कुछ लोग बता सकते हैं इनके पति का क्या नाम था? हंसा मेहता। और 7वां मैं आपसे पूछूं साथी, हंसा मेहता के अलावा और थी आपकी कमला चौधरी, क्या बोलोगे?
कमला चौधरी और अब आएंगे सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन। कमला चौधरी जी के बाद में आपका साथी जी दुर्गाबाई हैं। कौन है? जी दुर्गाबाई, ये 8वीं महिला थी। 9वीं महिला का नाम है रेणुका रॉय। क्या बोलेंगे? रेणुका रॉय। साथी आपका 10वीं मालती चौधरी, ये भी क्या हो गई थी साथी? मालती चौधरी, ये भी आपका साथी इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था, इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट है दक्षिणायन। क्या बोलेंगे? दक्षिणाई आपका वेलायुधन। एकमात्र महिला कौन थी जो 15 महिलाओं में से दलित थी? क्या बोलेंगे? पहली दलित महिला कौन थी जो संविधान सभा में थी? तो क्या बोलेंगे? वो दक्षिणाई वेलायुधन है। कौन है? दक्षिणाई वेलायुधन है, एकमात्र महिला। एक है बेगम एजाज रसूल। एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? बेगम एजाज, ये क्या है? एकमात्र मुस्लिम थी, याद रखेंगे, बेगम एजाज। और साथी आपका एनी मस्करीनी थी, एनी मस्करीनी थी। और एक थी साथी आपका 14वीं, क्या बोलोगे? अम्मू स्वामीनाथन। अम्मू स्वामीनाथन, एक नाम शायद हम अम्मू स्वामीनाथन, चलो कोई नहीं, एक नाम याद नहीं आएगा तो अम्मू स्वामीनाथन। क्या बोलेंगे? अम्मू स्वामीनाथन। और अम्मू स्वामीनाथन जी से याद रख लेना साथी आपका कि अम्मू स्वामीनाथन जो है ना, अम्मू स्वामीनाथन ये दक्षिण भारत से एकमात्र थी। क्या बोलोगे? दक्षिण भारत की पहली हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इन सारी महिलाओं में सबसे पहले जो साइन है ना, वो अम्मू स्वामीनाथन के ही है। सबसे पहले हस्ताक्षर भी किसके हैं? वो साथी आपका अम्मू स्वामीनाथन के हैं। भैया थैंक यू फॉर द क्लास। मेरे दोस्त थैंक यू नहीं बोलना, रिजल्ट बना के